अगर आपने बेटा दिया है तो मेरी माँ ने भी बेटी दी है। निधि, जल्दी से सामान बांध लो, हम कल शाम की गाड़ी से घर जा रहे हैं। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, रितेश ने फोन पर कहा। लेकिन रितेश, मेरी शाम को जरूरी मीटिंग है जिसकी तैयारी मैं पिछले 1 महीने से कर रही थी और उसमें मेरी प्रेजेंटेशन भी है, तो मैं तो नहीं जा पाऊंगी। आप चले जाइए और मम्मी को संभाल लीजिए। तुम्हारा फिर से वही मीटिंग का नाटक। तुम तो मेरे घर वालों को जरा भी नहीं चाहती हो, हर समय न जाने का कोई बहाना बनाती ही रहती हो। तुम्हें तो बस अपनी आजादी चाहिए, जब देखो मीटिंग और ऑफिस। तुम्हें नौकरी छोड़ क्यों नहीं देती? रितेश ने गुस्से में फोन पटक दिया। निधि को कभी कभी विश्वास ही नहीं होता था कि ये वो ही रितेश है जो उसकी स्मार्टनेस और काबिलियत का दीवाना था, जो उसके आत्मनिर्भर होने की हमेशा तारीफ करता था। आज वो ही कह रहा है कि मैं नौकरी छोड़ दूं। अब नौकरी छोड़ भी कैसे सकती हूँ? घर की EMI दोनों बराबर मिलकर देते हैं। जब सैलरी आती है तो रितेश को अच्छा लगता है, पर जब वो किसी काम से जा नहीं पाती कहीं तो वो कुछ भी अनाप शनाप कह देता है और गुस्सा हो जाता है। और गुस्सा भी ऐसा कि 3-4 दिन तक बात ही नहीं करेगा। फिर निधि उसे बड़ी मुश्किल से मनाती है। धीरे धीरे सब सामान्य हो जाता है और जिंदगी वापस पटरी पर आ जाती है। अभी 6 महीने पहले ही तो दोनों की शादी हुई थी। दोनों ही एक ऑफिस की सालाना मीटिंग के दौरान मिले थे। फिर फोन का सिलसिला शुरू हुआ, दोस्ती हुई, प्यार हुआ और फिर शादी हो गई। दोनों के घर वालों ने भी कोई आपत्ति नहीं की, उन्हें भी रिश्ता पसंद था। रितेश और निधि दूसरे शहर में रहते थे और उनके परिवार दूसरे शहर में रहते थे। दोनों के बीच वहां भी आना जाना था। निधि ससुराल जाती थी तो वही मायके भी रह आती थी। रितेश के घर में मम्मी पापा और एक छोटी बहन थी जो कॉलेज में पढ़ रही थी। वहीं निधि के घर में मम्मी पापा थे। दोनों के परिवार ज्यादा दूर भी नहीं थे, कभी कभी उनका आना जाना भी हो जाता था। रितेश और निधि के बीच में प्यार तो बहुत था, पर जब रितेश की मम्मी की कोई बात आती थी तो रितेश निधि के प्यार को भुला देता था और ऐसे व्यवहार करता था कि उसकी मम्मी की बीमारी की जिम्मेदार सिर्फ निधि है, क्योंकि वो उनकी सेवा करने के लिए नहीं गई। रात को वो गुस्से में घर आया। तुम है ना, हर बार बस अपनी ही चलाती रहती हो। कभी सोचा है कि मेरी मम्मी ने मुझे किस तरह से पाला है और मेरे करियर के लिए कितने समझौते किए हैं? एक ही बेटा हूँ और बहू लाया हूँ तो तुमसे कोई उम्मीद वो रख भी लेती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। हर बहू का फर्ज होता है कि वो सास की तन मन से सेवा करे। तुम अपनी मीटिंग्स कैंसिल नहीं कर सकती हो क्या? रितेश, ये तुम्हें क्या हो जाता है? मैं अपनी मीटिंग कैंसिल नहीं कर सकती हूँ, तुम्हें तो सब पता है, फिर भी क्यों बात का बतंगड़ बना रहे हो? अरे अगर मम्मी बीमार है तो तुम जाओ ना, मैं कौन सा रोक रही हूँ। तुम्हारे पापा है, छोटी बहन है, सब मिलकर संभाल लेना, मैं नहीं जा सकती हूँ। रितेश गुस्से में कमरे में चला गया। निधि का चेहरा उतर गया था और आंखें भर आई थी। रितेश को अपने मम्मी पापा के आगे कुछ भी नहीं दिखता था। मैं भी तो अपने मम्मी पापा को छोड़कर रह रही हूँ ना, उनका तो कोई बेटा भी नहीं है और मेरी कोई छोटी बहन भी नहीं है, वो भी तो अकेले सब मैनेज करते हैं ना। दूसरे दिन रितेश माँ के घर चला गया और निधि देर रात तक अपनी मीटिंग में व्यस्त रही थी और घर आकर सो गई। अगली सुबह फोन की घंटी बजती है। उधर से रितेश गुस्से में उबल रहा था। तुम भी कितनी अजीब हो, मैं यहाँ पहुंच गया और मम्मी को डॉक्टर को दिखाया और तुमने हाल भी नहीं पूछा। घर की बहू हो और तुम्हारा फर्ज मैं निभा रहा हूँ, इनकी सेवा कर रहा हूँ। निधि शांति से बोलती है, मैं रात को 1 बजे घर आई थी, कल बहुत थक गई थी। अब माँ जी की तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने उन्हें आराम बताया है। अब बुढ़ापे का शरीर है, जल्दी से थक जाती हैं, कुछ टेस्ट बताए हैं वो करवाने हैं। बहन के पेपर चल रहे हैं, जैसे तैसे वो खाना बना देती है। तुम कल आ जाओ, अब तो कोई मीटिंग भी नहीं है ना, कोई बहाना नहीं चलेगा।
यहाँ सब रिश्तेदार बातें बना रहे हैं कि सास बीमार है और बहू आई ही नहीं। तुमको इस वक्त यहाँ होना चाहिए था। तुम्हारा काम मेरी बहन कर रही है। निधि अगले 2 दिनों की छुट्टी लेकर ससुराल चली जाती है। उसे देखकर सास ताने देती है, फुर्सत मिल गई मुझसे मिलने की, सोचा होगा अब तो ये चली जाएगी ऊपर। मेरी बेटी चौके में लगी है पर तुझे शर्म नहीं आती है। भाभी के होते हुए ननद रसोई में पसीना बहा रही है। अब कितने दिनों की मेहमान है ये मायके में। कुछ समय बाद तो इसकी शादी करेंगे ही, पर अभी भी आराम नहीं मिल रहा इसे। निधि अपनी सास के रवैये से भली भांति परिचित थी, पर वो कुछ जवाब नहीं देती। उसे पता था यहाँ पर एक शब्द भी बोलेगी तो 100 शब्द सुनने को मिलेंगे, इसीलिए वो चुप ही रहती थी। चुपचाप रसोई में अपना काम किया और मायके फोन किया और अपनी मम्मी से बात की। मम्मी से बात करके उसके चेहरे पर पसीना आ गया। उसकी मम्मी की तबीयत पिछले 4 दिनों से खराब थी। वो बिस्तर पर थी और घर में पापा ही रसोई और अस्पताल दोनों संभाल रहे थे। उसे ऑफिस के काम थे, मीटिंग थी, इसीलिए बताया नहीं, पर अब इसलिए बता दिया कि वो ससुराल तो आई हुई है तो मायके भी मिलने को आ जाएगी। रात के खाने की तैयारी करके वो अपनी सास से बोली कि मुझे मायके जाना है, मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, 2 दिन वहां भी रह आऊंगी। ये सुनते ही घर में कोहराम मच गया। तुझे अपनी मम्मी की पड़ी है और मैं जो बीमार हूँ उसका क्या? अच्छा, तो तुझे अपनी मम्मी की बीमारी का पता था इसीलिए तो तू आई है, वरना तू आती भी नहीं। कोई ना कोई बहाना बना देती। तुझे हम अपने घर की सेवा के लिए लाए हैं या तू तेरी माँ की ही सेवा करती रहेगी? मम्मी जी, मुझे मम्मी ने अभी बताया कि वो 4-5 दिनों से बीमार है। फिर यहाँ तो रितेश है, मनु है, पापा जी हैं, सब मिलकर संभाल लेंगे। और अब आपकी तबीयत भी पहले से बेहतर है तो मैं मम्मी के पास जाकर आ जाती हूँ, 2 दिन में आ जाऊंगी, निधि ने कहा। उसकी बात घर में आते हुए रितेश ने सुन ली और अपना निर्णय दे दिया कि तुम कहीं नहीं जाओगी, इधर रहकर ही मम्मी की सेवा करोगी। काम से बचने के लिए मायके जाने का बहाना मत बनाओ, तुम कहीं नहीं जा रही हो। निधि का मन वैसे ही बेचैन हो रहा था, उस पर सास और पति दोनों मना कर रहे थे। सासू माँ अच्छी भली हो गई थी तो अब जाने में परेशानी ही क्या है। निधि, तू कहीं नहीं जा रही है। मैंने अपना बेटा तुझे क्या दे दिया, तू तो मुझे और मेरे त्याग को भुला बैठी। रितेश को मैंने 9 महीने पेट में रखा था, रातें जाग जाग कर निकाली हैं। बीमारी में इसकी देखभाल की थी, इसकी पढ़ाई के लिए खुद की इच्छाओं को मारा था। कितनी मुश्किल से रितेश को पाला और पढ़ाई करवाई, और आज मेरी उस तपस्या का ये फल मिल रहा है कि उसकी पत्नी मेरी सेवा करने से मना कर रही है। बहुत मुश्किल होता है पाले हुए बेटे को किसी को ऐसे सौंपना। तेरी मम्मी को तो मुफ्त में ही दामाद मिल गया। ये सुनकर निधि सन्न रह जाती है। वो फिर हिम्मत करके कहती है, माँ जी माफ कीजिएगा, आपने अगर बेटा दिया है ना तो मेरी माँ ने भी अपनी बेटी दी है। वो भी देना आसान नहीं है। आपका बेटा तो आपके पास जब चाहे आ सकता है, जब चाहे आपकी सेवा कर सकता है, पर मुझे तो अपनी मम्मी से मिलने के लिए भी आपसे पूछना पड़ रहा है। मैं बहू हूँ तो एकदम से जा भी नहीं सकती हूँ। आपने अपने बेटे के लिए बहुत कुछ किया है तो मेरी मम्मी ने भी कम नहीं किया है। तपस्या तो पालने के लिए हर माँ करती है, मगर वो बेटे और बेटी में फर्क नहीं करती हैं। मेरे मम्मी पापा ने भी मुझे पढ़ाया है, अपने पैरों पर खड़ा किया है। मैं भी रितेश के जितना ही कमाती हूँ, पर आपकी बंदिशों ने मुझे जकड़ रखा है। मैं हमेशा से समझौता करके चल रही हूँ। रितेश से मैं प्यार करती थी और इनके अच्छे व्यवहार के कारण ही मैंने इनसे शादी की थी, पर मुझे पता नहीं था कि प्यार और शादी के बाद की जिंदगी बहुत अलग होती है। दोनों में बहुत अंतर होता है। कोई भी इंसान हो, उसका असली व्यवहार साथ रहने पर ही पता चलता है। मैंने इतने दिनों अपने मम्मी पापा के सिखाए संस्कारों का मान रखा और मैं निभाती रही, पर आज मैं रुकूंगी नहीं। मेरी उसी माँ को मेरी बहुत जरूरत है। और निधि अपना सामान लेकर जाने लगी तो रितेश ने कह दिया, सोच समझकर जाना।
अगर आज तुम गई तो फिर इस घर में कभी नहीं आओगी। निधि भी हिम्मत करके चली गई। निधि मायके पहुंची थी कि उसकी मम्मी जैसे उससे मिलने के लिए ही रुकी हुई थी। निधि को देखकर 2 दिन के बाद उन्होंने अंतिम सांस ली और दुनिया से चली गई। मम्मी के इस तरह जाने से निधि सदमे में आ गई। अब पापा को अकेले छोड़ना संभव नहीं था। घर का हिसाब किताब करके और पापा को साथ लेकर निधि वापस शहर चली गई। वहां अलग से घर किराए पर ले लिया और रितेश वाले घर की दूसरी चाबी थी, तो वहां से अपना सामान लेकर वो चली गई। रोज ऑफिस में रितेश से सामना होता था। रितेश को लगता था कि निधि को इस तरह से नहीं जाना चाहिए था, और निधि को लग रहा था कि उसने अपनी मम्मी से मिलकर कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि अगर वो तब नहीं जाती तो उसकी माँ उससे मिले बिना ही चली जाती। कुछ दिनों से रितेश ऑफिस नहीं आ रहा था। पूछने पर पता चला कि उसकी छोटी बहन मनु की शादी है। रितेश ने उसे बुलाया नहीं था। हालांकि रितेश और निधि ने तलाक नहीं लिया था, फिर भी दोनों अलग ही रह रहे थे। निधि ने भी बिना बुलाए जाना जरूरी नहीं समझा। इसी तरह दिन बीत रहे थे। 1 साल निकल गया। निधि के पापा अपनी पत्नी के बिना ज्यादा दिनों तक जी नहीं पाए और वो भी इस संसार से चले गए। निधि को संतोष था कि उसने अपने पापा की सेवा तो की, उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। अब निधि अकेले ही रह रही थी। रोज ऑफिस जाती थी और अपना काम करती थी। एक दिन अपने घर पर एकदम से रितेश को देखकर वो चौंक गई। रितेश, आज तुम यहाँ कैसे और क्यों आए हो? उसने सवाल किया। मैं तुमसे अपने बुरे व्यवहार के लिए माफी मांगने आया हूँ। मैंने हमेशा तुम पर अपनी सोच थोपी है, कभी तुम्हारी भावनाओं को महसूस नहीं किया, कभी तुम्हारे दर्द को नहीं समझा। तुम्हें अपनी मम्मी से मिलने तक को रोका, पर मैं ये भूल गया था कि जैसे मेरी मम्मी है वैसे ही तुम्हारी भी तो मम्मी है। निधि को ये सब सुनकर विश्वास नहीं हुआ। उसने यही कहा कि अच्छा, अचानक से ये भावनाएं, ये दर्द कैसे महसूस हुआ? इसके पीछे कोई तो कारण होगा, वरना तुम्हारा जैसा व्यवहार है उसमें बदलाव आना एकदम से असंभव सा है। हाँ, जब खुद पर बीतती है तभी हर दर्द का एहसास होता है। जब से छोटी बहन मनु की शादी की है, सारे एहसास हो रहे हैं। वो भी नौकरी करती है पर बहुत मजबूर है। दामाद जी ने उसका जीना मुश्किल कर रखा है। कभी भी घर नहीं भेजते हैं। कुछ दिनों पहले पापा को हार्ट अटैक आया था, वो अस्पताल में भर्ती थे। हमने कहा था कि मनु को कुछ दिनों के लिए भेज दें, पर दामाद जी ने भेजा नहीं। मुझे भी छुट्टी मिल नहीं पाई, सीनियर्स के साथ मीटिंग थी। मम्मी को अकेले भाग दौड़ करनी पड़ी, पर मनु के ससुराल वालों ने उसे भेजा नहीं। तब जाकर मम्मी और मुझे समझ में आया कि जब हमने अपनी बहू का दिल दुखाया है तो हमारी बेटी को कैसे सुख मिल सकता है। जो हम दूसरों की बेटी को देंगे वो ही तो पलटकर हमें मिलेगा। अब मनु मायके आने को तरस जाती है। पहले तो बाहर नौकरी करने जाती थी, फिर ससुराल वालों की नौकरानी बनकर सेवा करती है। बहुत दुखी है। तुम हम सबको माफ कर दो ताकि हमारे मन का बोझ हल्का हो सके। रितेश ने ये सब कहा तो निधि का दिल पिघल गया। आखिर उसने रितेश से प्यार किया था। यही प्यार था, तभी तो उसने कभी तलाक लेने की नहीं सोची। एक प्यार की डोर थी जिससे वो आज भी बंधे हुए थे। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें तुम्हारी मम्मी से भी मिलने से रोका और दोबारा घर आने को नहीं कहा। लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि वापस घर चलो, हम सबको संभाल लो। सब तुम्हें बहुत याद करते हैं। निधि का पत्थर दिल पिघल गया। पत्नी तो वैसे भी पति की हर गलती माफ ही कर देती है। वो वापस अपने ससुराल, अपने घर चल दी, क्योंकि रिश्ते चाहे खून के हो या धर्म के, ऐसे ही तो तोड़े नहीं जाते हैं ना। तो दोस्तों, बहू को तकलीफ देने वाले कभी भी चैन नहीं पाते हैं। दूसरों की बेटी को दुख देने से पहले सोच लेना चाहिए कि अपनी ही बेटी के साथ ये सब हो तो कैसा लगेगा। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।